So, hello people, Ram Ram, this is Diksha, and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. So, here's the third video of the beginners Nook. लास्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था स्वर और वर्णमाला के बारे में. अब इस वाले में करने वाले हैं हम अयोगवा. दिस वॉज योर इंडेक्स जिसमें अभी भी हम वर्णमाला कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ वर्णमाला जिसमें आज हम करने वाले हैं अयोगवा. ओके ना, अयोगवा होता क्या है? तो वे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं. अच्छा, पहले देख लो अयोगवा होता क्या है. अंग और आ को अयोगवा बोलते हैं. स्वर हमने छोटे में पढ़े थे. से स्टार्ट करें अ ई उ ए लास्ट में अंग अह तक सारे स्वर पढ़ते थे. बट अब ये अयोगवा दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग. अंग अह, अनुस्वार विसर्ग. ठीक है. याद कैसे रहेगा? विसर्ग तो हमें याद रहता है ना, अह, तो अनुस्वार अंग. ओके. अब अयोगवा देख लो. अब इसको क्या 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 इसकी डेफिनेशंस होती है. वे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं. क्या ये आ के योग से बोले जा रहे हैं? है ना. तो वे वर्ण जो आ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं. वहन मतलब किसी चीज़ को ढोना. ठीक है. ढो रहा है किसी चीज़ को. वहन या फिर लेके चलना. ठीक है. वहन करना. तो और जो वर्ण व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं. मतलब व्यंजन हमने पढ़े थे ना, क ख ग घ से लेके लास्ट तक. उन वर्णों का उच्चारण जो है, मतलब प्रोनाउंसिएशन उनका वहन करते हैं, मतलब लेके चलते हैं. अब अच्छा बोल के देखना. अंग. अंग जब बोल रहे हो उसमें ग लास्ट में साउंड निकल रहा है. अंग. अह लास्ट में ह निकल रहा है. तो ये क्या है? आ के संयोग से, आ के योग से उच्चारित हो रहे हैं, मतलब आ के योग से बन रहे हैं. और वर्णों का जो ये उच्चारण है उनको वहन कर रहे हैं. दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं. तो इन्हीं को बोलते हैं अयोगवाह. अयोगवाह. अ के योग से बनते हैं और उनका वहन करते हैं, उनका उच्चारण. ठीक है. अयोगवाह इसलिए इनको कहते हैं. तो वे वर्ण जो अ के योग से बनते हैं और व्यंजनों का लास्ट में उनका उच्चारण निकल रहा है ना. अब ये क्या होता है, इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है. तो बेचारे क्या है ना, तो क्योंकि इनमें लिखा आ जा रहा है, साउंड इनका व्यंजन में भी आ रहा है. और तो क्या है, इसका भी लिखा तो अ से जा रहा है, बट साउंड इनका जो आ रहा है व्यंजन में, इनका भी ह आ रहा है. तो क्या है, बेचारे ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के. मतलब ना तो ये स्वरी हो पाते हैं सही से, ना व्यंजनी हो पाते हैं. बेचारे त्रिशंकु बन के बीच में लटके रह जाते हैं. मतलब ना बेचारे ये अलग की कैटेगरी बन गई. ये हो गए अयोगवा. ठीक है. तो इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है, परंतु इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं. तो इसमें क्या है, स्वर के भी गुण आ रहे हैं क्योंकि ये अ से लिखा जा रहा है, और व्यंजन के भी गुण आ रहे हैं क्योंकि इसमें साउंड आ रहा है ह का या ग का, व्यंजन का. ओके. तो शायद अयोगवा समझ में आ गया होगा कि वे वर्ण जो आ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन का योग वहन करते हैं, व्यंजन का उच्चारण वहन करते हैं, अयोगवा कहलाते हैं. तो ये इनको क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी बोलते हैं. कि इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कौन होता है, तो वो होते हैं अयोगवा. याद रखना है ये अंग और अह. ठीक है. चलो अब एक बार अच्छा ये और देख लेते हैं कि अयोगवा आते कहाँ हैं. इनका कभी कभार पूछ दिया जाता है कि इनका स्थान कहाँ होता है. तो व्यंजन के बाद में और स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले. ठीक है. याद रखना है, स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले, या फिर स्वर और व्यंजन के बीच में. ओके ना. अब विसर्ग देख लेते हैं. तो विसर्ग कौन सा था? अह. 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 अह था. अह. तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है. मोस्टली क्या है, जो शब्द मिलेंगे ये विसर्ग का यूज़ मिलता है संस्कृत भाषा में. ठीक है. तो संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग मिलता है. ये शब्द अंतिम अक्षर पर ये दो बिंदियों के रूप में प्रदर्शित होते हैं. ठीक है. जिस भी शब्द के पीछे ये दो बिंदियां लगी हैं, दैट मीन्स वो वर्ण क्या है, विसर्ग है. रामः, प्रातः, अतः, संभवतः. शायद इसमें विसर्ग में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये देखने में ही समझ में आ जाते हैं दूर से कि ये विसर्ग है. और ये सीधी सी बात है, संस्कृत भाषा में ही इनको यूज़ करा जा रहा है. ठीक है. अब आ जाओ अनुस्वार पे. तो अनुस्वार, इसको नासिक भी बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं. अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं. तो जब किसी स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है. क्या?
जब किसी स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है अंग को बोलना, अंग, नाक से चेक करना है, नाक को बंद कर लो, अंग, अंग बोल पा रहे हो कुछ भी नहीं। तो जब किसी स्वर का उच्चारण केवल नाक से होता है, मतलब केवल नाक से निकल रही है और उच्चारण झटके के साथ होता है अंग, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्लियर है कि केवल वायु कहाँ निकल रही है, नाक से, ठीक है। तो इसे बिंदु द्वारा प्रकट करते हैं, बिंदु लगती है केवल एक। तो अनुस्वार, तो इसको बोल दिया हमने अनुस्वार, या फिर नासिक बोल देते हैं, ठीक। तो अनुस्वार का प्रयोग सभी वर्गों के पंचम वर्ग, सॉरी हाँ, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण हो गए यहाँ पे, सॉरी पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? क ख ग घ पढ़ रहे थे, जो लास्ट वाले आ रहे थे, क ख ग घ ङ, च छ ज ज व, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये लास्ट वाले जो पांचों हैं, पंचमाक्षर इनको बोलते हैं, उनके स्थान पर इसको प्रयोग कर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये याद रखना है कि अनुस्वार जो होती है अंग की बिंदी होती है, इनमें क्या है कि ये जो पांचों अक्षर हैं इनके स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल के देखना, डंक, नाक से ही जा रहा है केवल, डंक। कंचन, ठंडा, अंतर, चंपत, ओके। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे बेचारे कि ये दोनों वर्णों का कभी जिंदगी में यूज हुआ ही नहीं, ये पढ़ाई क्यों जाते हैं, इससे अच्छा पढ़ाई नहीं जाए इनको। तो इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब पंचमाक्षर की बात करी थी, तो पंचमाक्षर ये वाले हो गए थे, क ख ग घ ङ, च छ ज ज व, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो अ व ण ण न और म, ये सारे हो गए हमारे पंचमाक्षर। इनको क्या बोलते थे? नासिक्य, ओके। अब ये चीज़ देखो, जो बोल रहे थे उनका प्रयोग होता कहाँ है, तो ये देखो, ये क्या लिखा है? गंगा, ओके। गंगा, गंगा अंग की मात्रा है। नेक्स्ट वर्ड ये कौन सा है? ग। अब जो ग का की कैटेगरी में आता है, का खा गा गा ग, तो जो वर्ण जिस वर्ग में आता है, मतलब जिस लाइन में आ रहा है, उस लाइन का सबसे लास्ट वाला वर्ड उस अंग की बिंदी की जगह लगा सकते हैं। जैसे ये गंगा ऐसे भी लिखा दिखा होगा ना। सेम यहाँ पंचम, इस पे चा पे देखेंगे, पंचम च च छ ज ज व, तो पंचम ऐसे लिख सकते हैं इसको। चंचल, च च छ ज ज व, चंचल, ठीक है। तो चंचल चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ठीक है। तो ऐसे क्या है, हम लोग प्रेफर कम करते हैं लिखना, ऐसे ही नॉर्मल लिख देते हैं हम लोग। लेकिन इनको ऐसे लिखा भी जा सकता है, जो जिनको लगता था ना इनका यूज़ होता ही नहीं है ज़िंदगी में, कहीं भी हुआ ही नहीं, तो वो यहाँ होता है, ठीक है। अब देख लो कंठ, ठा था टट्टा ठा ड ढ ण आ रहा था ये वाला, तो ण के लिए आधा लग रहा है, सब में आधा आधा लग रहा था, तो ण। कंधा, धा त थ द ध न, ना लग गया। कंधा, प कंपन, प प फ ब भ म, तो म लग गया, ठीक है। करते क्या है कि जिस वर्ड पे लगा होता है, तो नेक्स्ट जो लेटर होता है उसके लास्ट, मतलब पंचमाक्षर को हम यहाँ पे आधा करके लिख देते हैं। तो कंपन, कंपन, कंधा, कंधा, कंठ, कंठ, चंचल, चंचल, पंचम, पंचम, गंगा, गंगा, ठीक है। अब तो क्लियर हुआ ना। लास्ट ये ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अंग की बिंदी वो भी, और ये चंद्र बिंदु लगी होती है, तो इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये अनुनासिक, मतलब ये होता है अनुस्वार या वो होता है, ये अयोगवा में नहीं होते हैं, बट इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु नाक से निकल जाए और कुछ वायु मुंह से निकल जाए, अनुनासिक में क्या था, नाक से निकल रही थी, इसमें कुछ वायु नाक से कुछ वायु मुंह से निकल जाए, तो स्वर अनुनासिक होता है। इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इनको चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु वाले क्या बोले जाते हैं? अनुनासिक, ठीक है। तो इनका प्रयोग होता है, जैसे हंसी, कुंवर, माँ, गांव, कांपना, सांप, बोल सकते हैं इनको। अभी भी जिनको क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी वो भी देख लें, कि इसमें दिक्कत होती है कभी कभी बच्चों को। विसर्ग वाला तो बिल्कुल क्लियर था कि संस्कृत में होते थे। अच्छा, इसको ये चीज़ है कि हिंदी में तत्सम शब्दों में इनका विसर्ग में प्रयोग किया जाता है। तत्सम तत्सम होते थे। अगर रामः प्रातः कहीं अतः संभवतः विसर्ग देख लो, तो आंख बंद करके सीधे लगा देना है कि वो तत्सम है, ठीक है।
तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं कि तत्सम है तद्भव, तो आँख बंद करके क्या लगा देना, वो तत्सम शब्द है। तो विसर्ग में तो दिक्कत ही नहीं है, 2 बिंदु जहाँ पे आ गए वो हमारा विसर्ग हो गया। अनुस्वार और अनुनासिक में होती है, फिर से देख लो कि जब किसी वायु स्वर का उच्चारण वायु केवल नाक से निकलती है झटके से, तो वो हो जाता है अनुस्वार। और अनुनासिक जब मुंह और नाक इनमें क्या थी, कुछ नाक से निकल रही है, कुछ मुंह से निकल रही है, इसमें केवल नाक से निकल रही है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउंस करने में तो सेम ही से लगते हैं। अब एक बार देख ले दो प्रोनाउंसिएशन में भी। ये हंस उठा लो, इसको क्या बोलते हो, हंस। स्वान को बोलते हो जो जल में पक्षी रहता है, स्वान। हंस, हंस, हंसना। अब इनको बोल के देखो, हंस। अब ये क्या था, नाक से बोला जा रहा है, नाक और मुंह से दोनों से बोला जा रहा है। बोल के देखना, हंस। नाक बंद करके बोलो एक बार, हंस, हंस, हंस। तो पूरा नहीं बोल पा रहे हो उसको, हंस, हंस। इसको बोल के देखो तो बोल पा रहे हो तुम, थोड़ा सा आधा बोल पा रहे हो, जो नाक से प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं बोल पा रहे हो। तो इसमें क्या है, आप समझ में आया कि कुछ वर्ड इसमें नाक और मुंह दोनों में से निकल रही है, इसमें केवल नाक से निकल रही है। तो हंस, हंसना, हंस, हंसना। तालाब में एक हंस तैर रहा है और तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, हंसना नहीं है। तो स्वाब इनके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, केवल इनसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हंस, हंस। इससे नाक से केवल हो रहा है, इसमें दोनों चीज़। ऐसे मान लो ये एक है, केवल एक चीज़ से मतलब नाक से हो रहा है, ये दो है मतलब दोनों चीज़ से, मुंह और नाक दोनों से हो रहा है। ऐसे कुछ भी करो, फिलहाल याद ही करना है, ठीक है। चलो चलो, टू कंटिन्यूड, अभी भी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।